क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? जो नाउन्स या प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं, जैसा कि अपन ने बेसिक्स में देखा, जैसे अपना प्रोनाउन चैप्टर चला था, ये भी वैसे ही चलेगा। जैसे हमने प्रोनाउन चैप्टर को किया ये भी वैसे ही चलेगा। पहले हम इसकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स पर आने वाले सवाल देखेंगे, फिर इसका मिसलिनियस करेंगे। प्रोनाउन चैप्टर में टाइप्स थोड़ी ज़्यादा टाइम चली थी, मिसलिनियस उसका थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा था। और एडजेक्टिव में क्या है, टाइप्स थोड़ी सी हैं लेकिन छोटे छोटे मिसलिनियस में दुनिया जहान के छुटपुट से एक एक लाइन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका मिसलिनियस थोड़ा लंबा है, लेकिन ओवरऑल कंपैरेटिवली प्रोनाउन की तो अपनी 10 से ज़्यादा क्लासेस गई, क्योंकि उसमें बेसिक्स बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था। इसमें उतना नहीं है, मैक्सिमम अपना 3-4 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करना है जी कोर्स। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिया हो, डायरेक्ट इस क्लास से देखना प्योर टाइम खराब है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आपको कोर्स करना है। आ जाइए, याद करिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है जी। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कह देते हैं। जैसे फ्रांस किसी देश का नाम है, इससे मैंने बना लिया फ्रेंच। फ्रांस किसी देश का नाम है, इससे मैंने बना लिया फ्रेंच। ठीक, तो अब इसको एडजेक्टिव की तरह से कैसे यूज कर सकते हो? फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच किस, फ्रेंच ऑमलेट, फ्रेंच बुक्स, फ्रेंच एक्टर्स, फ्रेंच ड्रामा। फ्रेंच को मैं एडजेक्टिव की तरह से यूज में ले रहा हूँ, हाँ कि ना। फ्रांस से मैंने फ्रेंच वर्ड बनाया, आगे किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए उसको यूज में ले रहा हूँ। सेम ऐसे जर्मनी है, जर्मनी से मैंने बना लिया जर्मन, जर्मन टैंक्स, जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन फिलोसफर। आ रही है बात समझ में? तो ये जो वर्ड है, स्पेन से स्पेनिश बना लिया। महात्मा गांधी पर्सन का नेम है, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ऐसे कार्ल मार्क्स आपने नाम सुना होगा, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट फिलोसफी। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह से आप यूज में ले रहे हो। मेरी बात आई समझ में? तो बेसिकली क्या है, प्रॉपर नाउन से हमने डिराइव करके प्रॉपर एडजेक्टिव बना लिया जो आगे किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज में आ रहा है। क्लियर होगी इतनी बात? इसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे हमें ना सबकी बात करनी है तो उसके लिए हम द प्लस एडजेक्टिव से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे जब कोई बोले द रिच माने अमीर लोग, अब पीपल लिखने की जरूरत नहीं है इसके आगे, द रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। द रिच का मतलब ही होता है अमीर लोग। द वीक माने कमजोर लोग, द स्ट्रॉन्ग माने बलवान लोग, द पुअर माने गरीब लोग। द प्लस में एडजेक्टिव लिखूं, जनरली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, जनरली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आएगा। द प्लस में एडजेक्टिव लिखूं और आगे नाउन ना लिखूं। द प्लस ऐसा नहीं कि नाउन यहाँ आ नहीं सकता, मैंने कहा है कि अगर ना हो, द प्लस एडजेक्टिव हो और अगर आगे नाउन ना हो, अगर नाउन ना हो। मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगा नहीं, कल को कहीं चल के द फ्रेंच पीपल लिखा हो तुम पीपल को काट दो, द रिच पीपल लिखा हो तुम उसको काट दो, ये नहीं बोला मैंने कहा कि लिखने की जरूरत नहीं है। अगर द रिच लिख दोगे इसका मतलब ही हो गया अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग, द वीक माने कमजोर लोग, द ब्रेव माने बहादुर लोग। मेरी बात आई समझ में? एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये क्या है, अपने प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से डिराइव करके मैंने क्या बना लिया, एक प्रॉपर एडजेक्टिव बना लिया। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, द प्लस में एडजेक्टिव से भी एक नाउन क्रिएट कर सकता हूं। द रिच का मतलब ही होता है द रिच पीपल। अब ये 2-3 टर्म्स होगी और इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखना कैसे। अब मैं कहना चाहूं, मान लो एक मैंने वर्ड लिखा फ्रेंच, तो आप सबको पता होगा कि फ्रेंच एक भाषा का नाम भी है, हाँ क्या ना। फ्रेंच अगर एक लैंग्वेज का नाम हो, तो उस केस में ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यस और नो? फ्रेंच अगर एक लैंग्वेज का नाम हो तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, हाँ के ना। फ्रेंच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, फ्रेंच इज अ वेरी टफ लैंग्वेज, फ्रेंच इज माई फेवरेट लैंग्वेज, आई हैव टू लर्न फ्रेंच, मुझे फ्रेंच सीखनी है। तो फ्रेंच अगर भाषा का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर भाषा का नाम होगा, यस और नो? ऐसे ही अगर मैं फ्रेंच को ऐसे यूज में ले लूँ, मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, फ्रेंच बुक्स या फ्रेंच टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टैंक्स, फ्रेंच कुछ भी आगे लिख दिया, फ्रेंच बुक्स लिख लेता हूँ, फ्रेंच ऑमलेट लिख लेता हूँ, जो भी मैंने लिख दिया मान लो। फ्रेंच बुक्स, फ्रांसीसी किताबें, फ्रेंच हिस्ट्री,
और ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रांस की हिस्ट्री, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया फ्रेंच हिस्ट्री। कहाँ की हिस्ट्री? फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रेंच एक्टर्स, अब ऐसे लिख लिया तो आपको पता ही है नाउन है, और इस बार ये फ्रेंच क्या बना? इस बार ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इतनी बात आई समझ में? ऐसे ही अगर मान लो मैं लिख दूं द फ्रेंच, ऐसे ही अगर मान लो मैं लिख दूं द फ्रेंच, ठीक। अब तुम्हें पता है कि जब फ्रेंच जो प्रॉपर नाउन होता है, भाषा का नाम होता है, उससे पहले तो दा आता नहीं। ऐसे थोड़ी लिखते हैं दा दिल्ली, दा मुंबई, दा राहुल, हाँ के ना? तो इससे पहले दा आ रहा है तो ये वाला तो हो नहीं सकता। और मान लो मैं इसके बाद कोई नाउन भी नहीं लिख रहा, इसके बाद मैं कोई नाउन भी नहीं लिख रहा, द फ्रेंच आर्मी, द फ्रेंच, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, मैं फ्रेंच के बाद कोई नाउन भी नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ रहा हूं। तो अब ये क्या माना जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा फ्रांसीसी लोग, हाँ के ना? जैसे द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द वीक माने कमजोर लोग, द ब्रेव माने बहादुर लोग, ऐसे द फ्रेंच माने फ्रांस के लोग, हाँ के ना? दिस इज इक्वल टू फ्रेंच पीपल, दिस इज इक्वल टू फ्रेंच पीपल, यस और नो, हाँ के ना? इसका मतलब यही निकला। तो इस केस में द फ्रेंच को क्या कहोगे? इस केस में द फ्रेंच को क्या कहोगे? ये कॉमन प्लूरल नाउन है। कॉमन क्यों? क्योंकि सबके लिए यूज करा जा सकता है, पूरे फ्रांस के लिए यूज कर रहे हो आप इसको। प्लूरल क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। ये कॉमन प्लूरल नाउन का निर्माण हो गया। अब देखो तीनों जगह, यहां भी वर्ड फ्रेंच लिखा है, यहां भी फ्रेंच लिखा है, यहां भी फ्रेंच लिखा है, लेकिन तीनों का अलग अलग मीनिंग है, तीनों अलग अलग जगह यूज होंगे, हाँ के ना? फ्रेंच प्रॉपर नाउन भी हो सकता है जब वो भाषा का नाम हो, फ्रेंच एडजेक्टिव भी हो सकता है जब आगे कोई नाउन लिखा हो, और अगर आगे कोई नाउन ना हो और पीछे द आर्टिकल आ जाए तो द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोग भी हो सकता है। इसी से कंफ्यूजन होता है। देखिए पीछे मैंने क्या बोला, प्रॉपर नाउन से मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव बना लिए, ठीक है। लेकिन अब गांधीयन तो कोई लैंग्वेज है नहीं, मार्क्सिस्ट तो कोई लैंग्वेज है नहीं, तो इसमें तो वो कंफ्यूजन होगी नहीं। लेकिन ये फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये तो लैंग्वेज के नाम भी तो हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लैंग्वेज के नाम भी तो हैं। तो यानी ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लैंग्वेज का नाम भी हो सकते हैं। और अगर जैसे मैं द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, इस कॉन्सेप्ट से द फ्रेंच लिख लूँ, द जर्मन लिख लूँ, द स्पेनिश लिख लूँ, तो इसका मतलब फ्रांसीसी लोग, जर्मन लोग, स्पेनिश लोग भी निकल सकता है। तो तीन टर्म हो गई, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो एरर आने के चांसेस बनेंगे। आइए देखिए, ये तीन सेंटेंसेज है, मैं भी कराऊंगा। पहले अगर आप ट्राई करेंगे, अपने आप से हो जाएगा तो अलग ही मजा होगा। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने लिख दिया है। देखो, फ्रेंच प्रॉपर नाउन भी होता है जब ये लैंग्वेज का नाम है, फ्रेंच एडजेक्टिव भी हो सकता है, द फ्रेंच लगा के कॉमन प्लूरल नाउन भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा मीनिंग चाहिए, आप कैसे यूज करना चाहते हो। अपने आप ट्राई करिए पहले। हाँ जी, कर पाए? पहले सेंटेंस में लिखा द फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रेंच। कहना क्या चाह रहे थे? सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल गया क्या कहना था, कि जो फ्रेंच है वो मातृभाषा है फ्रांसीसी लोगों की। कहना तो ये था, लेकिन कह क्या दिया? द फ्रेंच, यानी फ्रेंच लोग मातृभाषा है फ्रेंच लैंग्वेज के। कहना था फ्रेंच लैंग्वेज मातृभाषा है फ्रेंच लोगों की, और कह दिया उल्टा। मेरी बात आई समझ में? तो यहां तो मुझे लिखना था फ्रेंच भाषा, तो उसके लिए द आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था सिर्फ फ्रेंच, द फ्रेंच नहीं, सिर्फ फ्रेंच। प्रॉपर नाउन है, भाषा का नाम है, द आर्टिकल नहीं आना चाहिए था।
आगे आपका ये इज आपका लिंकिंग वर्ब बन गया। इसमें ये जो फ्रेंच आप लिखोगे ये सब्जेक्ट है, नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, ये अब आप समझ ही गए, हाँ के ना। ये लिंकिंग वर्ब आई आगे। ये मदर टंग जो है ये कंपाउंड नाउन है, माँ और जीभ को अलग अलग मत कर देना, पूरा एक ही वर्ड है कंपाउंड नाउन। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, इसके साइड पे मैं लिख देता हूँ कंपाउंड नाउन, ठीक। ऑफ क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गया। अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा मदर टंग है, मातृभाषा है फ्रेंच लोगों की, फ्रेंच लोग कहना था, यहाँ पे अकेला फ्रेंच लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था द फ्रेंच। द फ्रेंच लिखने से क्या होगा, इसका मतलब निकलेगा फ्रांसीसी लोग। आ रही बात समझ में। कई बच्चे कहेंगे सर द फ्रेंच पीपल लिख सकते हैं, जरूरत नहीं यार पीपल की, द फ्रेंच का मतलब ही होता है, द फ्रेंच का मतलब ही होता है फ्रांसीसी लोग। काफी बच्चे कह सकते हैं सर फ्रांस लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रांस ऐसा लिख दें क्या, चल जाएगा, लेकिन बच्चे समझने की कोशिश करिएगा मातृभाषा लोगों की होगी ना कि किसी देश की, है ना। मातृभाषा किसी देश की नहीं होती है, वहां के लोगों की होती है, तो यहाँ पे बेटर फ्रांस से अच्छा वर्ड रहेगा द फ्रेंच। क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस की बात करिए, इसमें क्या कहना था, पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रांसीसियों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी। जैसे 15 अगस्त को अपना पूरा देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन पौंडीचेरी कुछ टाइम बाद तक भी फ्रांसीसियों के कंट्रोल में रहा, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली थी तो ब्रिटिश तो छोड़ के चले गए, फ्रांसीसी कुछ समय बाद तक भी यहाँ रहे, ये इसमें कहना था। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पौंडीचेरी बन गया आपका सब्जेक्ट, वॉज बन गया हेल्पिंग वर्ब, रूल्ड बन गया आपका मेन वर्ब, और ये पैसिव में लिखा गया। पौंडीचेरी को रूल किया गया, पौंडीचेरी पर शासन किया गया, ये पैसिव में लिखा गया, ठीक है। पौंडीचेरी पर शासन किया गया, किसके द्वारा शासन किया गया भाई, फ्रेंच भाषा शासन करेगी कि फ्रांसीसी लोग शासन करेंगे, फ्रेंच भाषा शासन करेगी कि फ्रांसीसी लोग शासन करेंगे, ऑब्वियसली फ्रांस के लोग शासन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए था, द फ्रेंच लिखना चाहिए था। ये जो द फ्रेंच आप लिखोगे, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, हाँ के ना। अच्छा, आफ्टर क्या बन गया, प्रीपोजिशन, इंडिपेंडेंस क्या बन गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये इवन आज आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसको भी पढ़ाऊंगा, आगे स्लाइड आएगी, 5 मिनट का वेट करिए। इवन क्या होता है फिलहाल के लिए लिख देता हूँ, एडवर्ब होता है, ये कैसे एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, 5 मिनट वेट करिए, आ जाएगा। इस पे आइए, इसमें क्या लिखना था, इसमें लिखना था मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से, मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग मेन वर्ब है, ठीक। मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं, जिन्होंने टेंस चैप्टर पढ़ रखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आगे आ जाएगा, ये भी पहचानना आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, कौन से टेंस की क्या पहचान होती है, वो भी आ जाएगा। अभी के लिए आप समझिए पूरा वर्ब है, जिसको अगर नहीं पता ये बीन क्या है, हैज़ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर होता है, अभी के लिए आप ये समझिए पूरा वर्ब है, ठीक। मिस्टर वर्मा सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, मिस्टर वर्मा सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बताओ। मिस्टर वर्मा फ्रांसीसी लोगों को सीख रहे हैं कि फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं, क्या कहना था, फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं, तो फिर द फ्रेंच क्यों लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको द फ्रेंच नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रेंच लिखना चाहिए था। ये सिर्फ फ्रेंच जो होगा ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा और ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, भाषा का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी लैंग्वेज का नाम है, जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का, लर्निंग वर्ब का। अच्छा जी, फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 सेकंड सोचोगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का मुझे अभी आगे यूज लेना है। 1 मिनट सोचना, ये लास्ट और 6 को कैसे तोड़ेंगे, 1 मिनट अपने आप से सोचना एक बार। हाँ जी, तो मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं तो हमने कर लिया, पिछले 6 महीने से, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये मंथ्स बनेगा, मंथ्स, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, हाँ के ना। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बाकी पोर्शन है इसको कैसे तोड़ोगे, 6 महीने, ये जो 6 वर्ड है इसने नाउन की विशेषता बताई, ये क्या बना, ये बन गया न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल, हाँ के ना।
ये क्या बना, न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल। अब ये जो लास्ट है, मुझे बताओ जरा, ये लास्ट किसको क्वालिफाई करा है, मंथ्स को कि 6 को? लास्ट मंथ पिछला महीना कि पिछले 6 महीने? ये लास्ट किसके लिए है, 6 के लिए कि मंथ्स के लिए? मिस्टर वर्मा फ्रेंड्स सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से, ये जो लास्ट है ये 6 के लिए आया कि मंथ्स के लिए आया? सोचो, पिछले 6 महीने, कौन से 6 महीने, पिछले 6 महीने। तो ये जो लास्ट है यह है 6 के लिए, और 6 क्या है, एडजेक्टिव है, कार्डिनल है। तो जो एडजेक्टिव के लिए है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। लास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। आई मेरी कुछ बात समझ में? लास्ट शब्द जो है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। अगर मैं कहूँ दिस इज माई लास्ट लेक्चर, ये मेरा लास्ट लेक्चर है, तो लेक्चर को मैंने लास्ट को लगाया लेक्चर से पहले, यानी नाउन से पहले, तो उस केस में एडजेक्टिव बन गया, हाँ कि ना। दिस इज हिज लास्ट मैच, ये उसका लास्ट मैच है, तो लास्ट वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, हाँ कि ना। यहाँ पे जो लास्ट है ये क्वालिफाई कर रहा था 6 को, यहाँ पे लास्ट क्वालिफाई कर रहा था 6 को, इसलिए ये क्या बन गया, इसलिए एडवर्ब बन गया। क्लियर होगी इतनी बात? तो इन 3 सेंटेंसेस से हमने सीखा कि फ्रेंच कब लगाना है, मतलब फ्रेंच एडजेक्टिव कब बनेगा, फ्रेंच नाउन कब बनेगा, द फ्रेंच कब लगाना है, ये सारी बातें हमने इन 3 सेंटेंसेस के थ्रू देखी। एक बार फिर से नज़र मार लीजिए किसमें क्या आया, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड देखो, एक बार दोबारा माइंड में रिवाइज करो। हाँ जी, फिर से देखिए मैंने क्या कहा, फ्रेंच भाषा का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा, फ्रेंच किसी नाउन से पहले लगा होगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, द फ्रेंच लिख दूं तो इसका मतलब फ्रांसीसी लोग हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। पहले सेंटेंस में मीनिंग देना था कि फ्रेंच जो है मातृभाषा है फ्रांसीसी लोगों की, तो यहाँ तो फ्रेंच यानी प्रॉपर नाउन चाहिए था, यहाँ फ्रांसीसी लोग चाहिए थे यानी द फ्रेंच चाहिए था। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रांसीसी लोगों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी, फ्रांसीसी लोग चाहिए था, द फ्रेंच आ गया। मिस्टर वर्मा क्या सीख रहे हैं, फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंच आएगा। आगे जो एक्स्ट्रा बात मैंने बोली वो मैंने कहा, जब आप लिखते हो लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से, तो ये जो लास्ट है ये कोई एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, एडवर्ब बना 6 के लिए, और 6 क्या है, एडजेक्टिव है नाउन के लिए। पिछले 6 महीने, 6 ने क्वालिफाई किया मंथ्स को, जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट बात देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को देखो जरा, इन दोनों सेंटेंसेस को देखने की कोशिश करो। अब इसमें आपको फिर से वही फंडा, द पुअर माने गरीब लोग, द वीक माने कमजोर लोग, द ब्रेव माने बहादुर लोग, वही वाला फंडा है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप अपने आप चेक करो, अपने आप हो जाए तो बहुत अच्छी बात, फिर मैं कराता हूं, करो ट्राई एक बार। हाँ जी, द पुअर, अब द प्लस में एडजेक्टिव आया, आगे कोई नाउन आया नहीं, द प्लस में एडजेक्टिव आया, आगे कोई नाउन आया नहीं, तो द पुअर जो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो द पुअर लिखा हुआ है, ये इक्वल टू हो गया द पुअर पीपल, हाँ क्या, ये इक्वल टू हो गया द पुअर पीपल के, इसका मीनिंग क्या हो गया, द पुअर पीपल वाला ही मीनिंग हो गया इसका। और ये जो द पुअर है, ये जो द पुअर है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, मतलब नाउन बन रहा है ये। अरे बोलो, मैं ना इसको हटा देता हूँ, वरना काफ़ी बच्चे जो है नोट्स बनाते समय क्या करेंगे, सोचेंगे सर ने इसको द पुअर को कटवा के द पुअर पीपल लिखवाया था। अरे भैया, इसका मतलब ही द पुअर पीपल हो गया। द प्लस में एडजेक्टिव लिख दो और आगे नाउन ना लिखो, द प्लस में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिख दूँ और आगे नाउन ना लिखूँ, तो इसका मतलब ही हो जाता है वो नाउन अंडरस्टूड हो गया, द पुअर पीपल ही मतलब है इसका। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया। ये जो हु से लेकर
यहाँ तक की बात है। ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखी आपने, गरीब लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, वो वाले गरीब लोग जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रहते हैं, वो गरीब लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। अब ये हु क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, इस वाले क्लॉज में सब्जेक्ट बन गया, द पुअर को रेफर कर रहा है। अब वो सारी बातें आगे आपको पता ही है कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है, ये वर्ब हो गया, बिलो प्रीपोजिशन हो गया, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा, इन दोनों को अलग अलग मत कर देना, कंपाउंड नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। वो गरीब लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं अक्सर निगलेक्ट कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। गरीब लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं अक्सर निगलेक्ट कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब वो जो द पुअर है उसकी वर्ब है, ये तो एडजेक्टिवल क्लॉज है ना, द पुअर की वर्ब है ये तो। ऐसे स्ट्रक्चर हमने प्रोनाउन में दुनिया जान के देखे। तो यहाँ पे अगर आप ये देख पा रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ये ऑफन आपका एडवर्ब बनेगा और ये आपका मेन वर्ब बनेगा। हाँ के ना, अरे बोलो। तो यहाँ पे द पुअर के हिसाब से द पुअर माने सब गरीब लोगों की बात हो रही है, कोई एक आदमी की बात तो हो नहीं रही। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, आर आएगा। ये आप इतना देख के समझ गए होगे कि ये पैसिव में लिखा गया था, वी की फॉर्म प्लस V3 था, पैसिव में लिखा गया था। और बाय से भी हिंट मिल रहा है आपको पैसिव का, बाय प्रीपोजिशन और गवर्नमेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बोलो जी, क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ जी, द पुअर मैन हु कुड नॉट रिपे द लोन वॉज अरेस्टेड। द पुअर मैन हु कुड नॉट रिपे द लोन वॉज अरेस्टेड। वो गरीब आदमी जो लोन रिपे नहीं कर पाया था उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो गरीब आदमी जो लोन रिपे नहीं कर पाया था उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है अच्छा द पुअर आ गया तो वर्ब प्लूरल कर देता हूँ। अरे देख तो ले, इस बार द पुअर के बाद क्या आ गया, ये पूरे सारी दुनिया के गरीबों की बात कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा है। अगर तुम आगे नाउन लिख दोगे, अब इसका मतलब वो सारे गरीब लोग थोड़ी रहा। अब तो ये वापस अपना जैसे दुनिया पहले चली आ रही थी वो बन गया। ये द क्या बन गया, आर्टिकल बन गया। पुअर आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। मैन आपका सब्जेक्ट बन गया। ये हु से लेकर यहाँ तक का ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज बन गया, जिसमें हु आपका सब्जेक्ट है, प्लस में कंजंक्शन है, कुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, रिपे मेन वर्ब है, लोन इसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब है अब ये आएगी उस मैन के हिसाब से, यानी वर्ब सिंगुलर आएगी। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्टेड मेन वर्ब है और ये पैसिव में लिखा गया है। बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पैसिव के अंदर ये काम जो है अरेस्ट करने का पुलिस ही करती है। और ये वाक्य आपका नो एरर था। क्लियर हुआ। ये बात आपको यही समझाने के लिए किया कि ऐसे रट मत लेना कि द पुअर लिखा हो तो वर्ब प्लूरल आएगी, द रिच लिखा हो तो प्लूरल आएगी। देख लेना कहीं आगे नाउन तो नहीं दिया हुआ। द पुअर के साथ वर्ब प्लूरल आएगी कब, जब आगे कोई नाउन ना हो। द पुअर का मतलब सब गरीब लोग, द रिच मतलब सब अमीर लोग, द ब्रेव मतलब सब बहादुर लोग, द ब्लाइंड मतलब सब अंधे लोग। अगर सबकी बात करोगे तब वर्ब प्लूरल आएगी। अगर भैया यहाँ पे एक ही बंदा है, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हो, तो उस केस में तो रियल सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी ना। अब ये मैन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ गई। आओ, हमने बेसिक्स में देखा था, हमने बेसिक्स के अंदर देखा था, क्या देखा था कि एडवर्ब क्या काम करता है। एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ये देखा था हमने एडवर्ब के कुछ बेसिक काम देखे थे। आज थोड़े से और भी पढ़ेंगे। एडवर्ब और भी काम कर लेता है, ठीक है। एडवर्ब जो है किसी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर लेता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, या पूरे के पूरे क्लॉज को या कह लो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक, एक ट्राई आप अपने आप दोगे फिर मैं कराऊंगा। अपने आप करने का जो मजा होता है ना, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चे, बेसिक के दम पे आप इसको उड़ा सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ये 3 सेंटेंसेज है, इनकी धज्जियां उड़ा दो, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये फॉर्चुनेटली किसको क्वालिफाई कर रहा है। एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करो, होगा आपसे, फिर मैं कराता हूं। करो ट्राई। और एक चीज़ और बच्चे, एक मैंने आपको बात बताई थी कि नाउन से पहले जब द आर्टिकल लगाओ, नाउन से पहले जब द आर्टिकल लगाओ तो हु भी ठीक होता है, दैट भी ठीक होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनके अंदर इस वाले स्ट्रक्चर में हु को ही प्रेफर करते हैं।
अब क्या जितनी बार भी जिंदगी में मैं नाउन से पहले दा लिखूंगा, आगे लिखूंगा, हर बार मुझसे पूछोगे सर हु आएगा कि दैट आएगा? क्या जितनी बार आप अपने कोर्स में लिखोगे हर बार ये सवाल मुझे जवाब देना पड़ेगा कि एक बार वो फुल एंड फाइनल बता दिया मैंने? नाउन से पहले द आर्टिकल आ रहा है और हु और दैट दोनों ठीक होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ह्यूमन बीइंग के लिए हु को प्रेफर करते हैं, दैट्स इट। हु लगाओ तो ठीक, दैट लगाओ तो ठीक, गलत कोई सा नहीं है। प्लीज अब ये बार बार बात, ये हर सेंटेंस में बार बार ये बात पूछनी है, अब छोड़ दें। करिए जरा इसको। आ जाओ जी, कर लिया। आइए। दे हिट राजेश, उन्होंने राजेश को हिट किया। दे सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, राजेश इसका ऑब्जेक्ट है। उन्होंने राजेश को हिट किया, उन्होंने राजेश को हिट किया जस्ट बिलो हिज नी। इसको दो तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? इसको दो तरीके से समझ सकते हो। या तो ऐसे समझ लो कि बिलो प्रीपोजिशन है, नी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। या तो ऐसे समझ लो कि जो कुछ एडवर्ब होती हैं, बेसिकली एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकती है। उन्होंने राजेश को हिट किया कहाँ पे? ठीक नीचे उसके घुटने के, ठीक नीचे उसके घुटने के, जस्ट बिलो। जस्ट ने क्वालिफाई किया बिलो को, जस्ट ने क्वालिफाई किया बिलो को। तो प्रीपोजिशन को जो क्वालिफाई करे ठीक नीचे, जस्ट बिलो, जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे उसको भी एडवर्ब कहते हैं। या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये बिलो प्लस में हिज नी, ये एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हिट के लिए। ये जो बिलो हिज नी है, क्या ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है इस वर्ब के लिए, हिट के लिए? हाँ कि ना? और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे उनको खुद भी क्या कहते हैं? एडवर्ब। कहाँ हिट किया उन्होंने? ठीक उसके घुटने के नीचे। तो या तो ऐसे समझ लो कि जस्ट बिलो को क्वालिफाई कर रहा है, या ऐसे समझ लो कि जस्ट इस फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो खुद भी एडवर्ब होता है। दोनों में से किसी भी तरीके से समझ लो, ये एडवर्ब बन जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? He was hit by a bike exactly when he picked her call. उसे एक बाइक ने टक्कर मार दी, उसे एक बाइक ने टक्कर मार दी ठीक उसी समय जब उसने उसका फोन उठाया। उसे एक बाइक ने टक्कर मार दी ठीक उसी समय जब उसने उसका फोन उठाया। अब इसको भी दो तरीके से समझ सकते हो। या तो ऐसे समझ लो, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हिट मेन वर्ब, और ये पैसिव के अंदर लिखा गया। उसको एक बाइक के द्वारा टक्कर मार दी गई, उसको एक बाइक के द्वारा टक्कर मार दी गई। कब? ठीक उस समय जब उसने उसका फोन उठाया। तो व्हेन आपका कंजंक्शन हो गया। ही सब्जेक्ट है, पिक्ड वर्ब है, कॉल इसका ऑब्जेक्ट है। कॉल यहाँ पे नाउन है भाई, वर्ब नहीं है, ध्यान दो। अब या तो ऐसा समझ लो एग्जैक्टली व्हेन, ठीक उसी समय, ठीक उसी समय जब उसने उसकी कॉल उठाई। या तो ऐसा कह लो कि एग्जैक्टली ने व्हेन को क्वालिफाई किया, या तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, क्या ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, येस और नो? और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे खुद भी क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। ऐसे समझ लो। या तो ऐसा समझ लो कि ये कंजंक्शन को क्वालिफाई करा, या ऐसा समझ लो ये टाइम को बताने वाले एडवर्बियल क्लॉज को क्वालिफाई करा। दोनों लॉजिक से एडवर्ब भी निकलेगा। इस पर जाइए। खुशकिस्मती से वो प्रेजेंट नहीं था वहां पे एक्सीडेंट के समय, वो उस एक्सीडेंट के समय वहां प्रेजेंट नहीं था। ही सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। देयर एडवर्ब है प्लेस वाला, एड प्रीपोजिशन है, टाइम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एक्सीडेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्चुनेटली है, यहाँ पर ये जो फॉर्चुनेटली किसी एक वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इस पूरी बात को क्वालिफाई कर रहा है। खुशकिस्मती से वो एक्सीडेंट के टाइम पे वहाँ पे नहीं था। इनको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। डिक्शनरी में आप फॉर्चुनेटली को जब टाइप करेंगे, मेरी कोई भी यूट्यूब की वीडियो चलाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फॉर्चुनेटली को जब टाइप करेंगे तो ऊपर ब्लू कलर से लिखा दिखेगा सेंटेंस एडवर्ब। ये वर्ड जनरली सेंटेंस के शुरू में लगाए जाते हैं, इनके बाद आपको कोई कॉमा नजर आएगा, और ये किसी एक सिंगल वर्ड को नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्लॉज को, पूरे के पूरे सेंटेंस को आपको क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। इनको बोलते हैं जी सेंटेंस एडवर्ब। इनको बोलते हैं जी सेंटेंस एडवर्ब। क्लियर हो गया? ये कोई एडजेक्टिव चैप्टर से इसका लेना देना नहीं है, ये खाली उसमें मैंने इवन वर्ड लिख दिया, तो उसके बारे में आपको ये मैंने कुछ बेसिक्स बातें और बताई हैं कि एडवर्ब की वो तो बेसिक काम थे।
वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव क्वालिफाई करना, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना, वर्ब एडवर्ब उसके अलावा ये सब काम भी कर लेता है। आप इसमें या तो ऐसा समझ लें कि ये प्रीपोजिशन क्वालिफाई कर रहा है कंजंक्शन को, या फिर ऐसा समझ लें कि ये एक एडवर्बियल फ्रेज क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है, और ये तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर ही रहा है, वो आपको दिख ही रहा है। तो एडवर्ब के आज कुछ और काम हमने देखे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आइए। आपको याद होगा न्यूमरल एडजेक्टिव्स बेसिक्स में कराए थे मैंने। क्वांटिटेटिव के सब टाइप, न्यूमरल आगे 2 टाइप की थी, कार्डिनल ऑर्डिनल। कुछ याद आया? अच्छा जी, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या गलती है, एक बार सोचने की कोशिश करो। फर्स्ट सेंटेंस में क्या गलती लग रही है आपको? फर्स्ट सेंटेंस में क्या गलती लग रही है आपको? हाँ जी, आई हैव सॉल्व 5 फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब अगर मैं इसको रूल रट्टे से कराऊं तो बुक्स में आपको इसका रूल मिलेगा, अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ लिखे जाने हो तो ऑर्डिनल पहले लगाएं। बुक्स में आपको रूल लिखा मिलेगा, अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल कभी एक साथ लगाने हो, एक ही सेंटेंस में साथ साथ लिख के लगाने हो तो ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में। ठीक, अब इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप एक सेंटेंस देखो। ही बॉट अ वेरी बिग हाउस। ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, हाउस इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बिग बन गया आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और वेरी बन गया आपका एडवर्ब। क्या गलती लग रही है आपको इसमें आपको क्या गलती लग रही है बताओगे? ऑब्वियस बात है सर, ये क्या लिखा है, ही बॉट अ बिग वेरी हाउस थोड़ी होगा, ही बॉट अ वेरी बिग हाउस होगा। हाँ के ना, ही बॉट अ वेरी बिग हाउस होगा। सर ये बात तो हर किसी को पता है, कि नाउन को क्वालिफाई कराना हो तो जनरली उससे पहले एडजेक्टिव लगते हैं, और इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कराना तो एडवर्ब यहाँ लगता है। जनरल फ्लो सेंटेंस को लिखने का यही है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन। हाँ के ना, अब इसी चीज़ का यूज़ अपन इसको समझने के लिए करेंगे। आओ सेंटेंस देखो जरा। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व मेन वर्ब है। मैंने सॉल्व कर लिए। अगर मैं कहूँ, एक तो सीधा कहूँ मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो 5 तो कोई भी हो सकता ना यार, 2 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर, 23 नंबर। अगर मैं कहूँ मैंने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 5 लिखने से तो पता ही नहीं चला, कोई भी 5 हो सकते हैं वो तो, है ना। लेकिन अगर मैं लिख दूँ पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 नंबर सॉल्व किए। हाँ कि ना, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपको कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज के और प्रीपोजिशन एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आओ यहाँ पे, मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये क्या होगा जी, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन होगा। अब इन दोनों शब्दों पे थोड़ा सा नजर मारो, 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, ये 5 वर्ड तो आया है क्वेश्चंस के लिए, यानी एक एडजेक्टिव है। ये फर्स्ट किसके लिए आया है, फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए आया कि फर्स्ट 5 के लिए आया है? ये सोचो थोड़ा सा एक बार, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्वेश्चंस के लिए आया कि 5 के लिए आया? फर्स्ट क्वेश्चंस कि फर्स्ट 5, पहले 5 क्वेश्चंस, बोलो। ये जो बात मैंने आपको यहां पढ़ाई थी ना, मैंने कहा था इसको मैं अभी आगे यूज लूंगा, ये याद आ रही है? पिछले 6 महीने लास्ट यहाँ एडजेक्टिव नहीं था, लास्ट ने 6 को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब बना था। यही बिल्कुल डिट्टो चीज यहां पर है। मैंने कहा कि मैंने सॉल्व कर लिए पहले 5 क्वेश्चंस, ये जो फर्स्ट है ना, ये यहाँ एडजेक्टिव नहीं भैया, एडवर्ब है। फर्स्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है। अगर मैं कहूँ दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर, नाउन को क्वालिफाई करूंगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आई केम हेयर फर्स्ट, मैं यहाँ सबसे पहले आया, तो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया।
तो फर्स्ट जो होता है एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। इस वाक्य में फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं 5 के लिए आया है, और 5 किसके लिए आया? क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये आपका एडजेक्टिव है, और फर्स्ट जो है ये आपका एडवर्ब है। और जब आपको एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन लिखने होते हैं तो क्या सीक्वेंस लगाते हो? पहले एडवर्ब लिखते हो, हाँ के ना? तो इसको उठा के आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे यहाँ वेरी को उठा के यहाँ लेके गए, ये बात है। तो अगर इसको मैं रूल रट्टे से करूं तो क्या लिखा होता है? कार्डिनल ऑर्डिनल जब एक साथ लगाए जाएं तो ऑर्डिनल का प्रयोग पहले करें। और इसको अगर मैं समझ के करूं तो क्या होता है? इसकी समझ वाली डेफिनेशन क्या है? नोट्स में क्या लिखोगे? अगर कार्डिनल ऑर्डिनल एक साथ लगाए जाते हैं तो ऑर्डिनल जो है वो कार्डिनल के लिए एडवर्ब जैसा काम करने लग जाता है, ना कि एडजेक्टिव जैसा। और ये एडवर्ब जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव से पहले लगाना पड़ा। ये इसका लॉजिकल आंसर है। समझ में आया? फिर से देखिए, मैंने सॉल्व कर लिए पहले 5 सवाल। ये जो पहले वर्ड है ये 5 के लिए आया, और 5 आया क्वेश्चंस के लिए। जो नाउन के लिए आया वो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव के लिए आया वो एडवर्ब है। और क्या पोजीशन होगी एडवर्ब की इस केस में? ऑब्वियसली एडजेक्टिव से पहले। इतनी सी बात थी, क्लियर हो गया? दूसरी बात, ऑर्डिनल से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। ऑर्डिनल से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब ये भी कोई रटने वाली बात नहीं है। जब आप लिखते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, तो क्या होता है? जिस नाउन के लिए लगा रहे वो नाउन डेफिनेट हो गया, हाँ क्या ना? ये मेरा पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, तो वो तो कोई पर्टिकुलर होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हर लेक्चर को दूसरा लेक्चर कह सकता हूँ। मेरी बात आ रही हो समझ में? तो यहाँ पे जब आप सेकंड आपने लगा दिया, तुम सेकंड पर्सन हो जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा, तुम वो दूसरे व्यक्ति हो जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना चाहिए? द लिख लेना चाहिए। यू आर द सेकंड पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, तुम दूसरे व्यक्ति हो। यहाँ पर हु भी ठीक है, दैट भी ठीक है। अगर दैट लिखा होता तो बेहतर रहता। हु भी ठीक है, दैट भी ठीक है, दैट लिखा होता तो बेहतर होता, क्योंकि सेकंड है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही सवाल है, इसमें हु ही लिखा हुआ आया था, तो इसको अपन वीक एरर मान लेंगे। ये हु दैट वाली गलती अपन निकाल लेंगे नहीं। ये लिखा हुआ ये भी ठीक है, दैट लिखा होता बेहतर होता सेकंड की वजह से, क्योंकि सेकंड लिखने से कोई बिल्कुल ही पर्टिकुलर पर्सन हो गया। फिर बता रहा हूँ, हु लिखा हो तो ठीक, दैट लिखा हो तो ठीक। इससे अब अपना ध्यान हटाएं, उस दुनिया से बाहर आए। प्रोनाउन चैप्टर अब खत्म हो चुका है, अब इस पे फोकस करें कि सेकंड लिखने से पर्सन क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर दिया अपन ने। अब आइए इस पे, ये मेरी सेकंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट की, ये मेरी सेकंड सेंचुरी है इस टूर्नामेंट की। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सेकंड लगा होने के बावजूद इस सेंचुरी से पहले यहाँ पर द आर्टिकल क्यों नहीं आया? जब आप कहते हो दिस इज माई सेकंड सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट, तो यहाँ पर सेंचुरी के साथ ये सेकंड लिखा हुआ और सेकंड ऑर्डिनल है। यहाँ सेकंड लगाया तो द आर्टिकल आया, यहाँ सेकंड लगाया तो द आर्टिकल नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये माई आ गया। समझने की कोशिश करिए, जब माई लिख दिया तो माई से पोजेशन बन गया, तो वो चीज़ स्पेसिफिक हो गई, हाँ के ना? जब आप कह देते हो दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, तो माई लिख के जब आपने उसको पर्टिकुलर कर लिया, उसको डेफिनेट कर लिया, तो अब द आर्टिकल की जरूरत कहाँ रह गई, हाँ के ना? तो ये वैसे कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो आर्टिकल्स आएंगे या पजेसिव एडजेक्टिव्स आएंगे, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव पोजेशन बना के उस चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं, और आर्टिकल भी वैसा ही कुछ काम करते हैं। या तो आर्टिकल जनरलाइज करते हैं, डेफिनेट करते हैं। अब ऑब्वियस बात है, देखो ये जो बात मैं लिख रहा हूँ ये मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे ज़रा समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें कभी साथ में नहीं आ सकती, आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये दोनों चीज़ें कभी साथ नहीं आ सकती। सोचो जरा एक बार, ये दोनों कभी साथ नहीं आ सकती। ऑब्वियस बात है, जब मैंने लिख दिया मेरी गाड़ी, तो वो जनरल गाड़ी नहीं हो सकती, ए एन तो आ ही नहीं सकता। और जब मैं मेरी गाड़ी करके स्पेसिफिक कर चुका हूँ, तो अब दा की क्या जरूरत पड़ रही है? मेरी बात आई समझ में? तो पजेसिव एडजेक्टिव अगर लग चुका तो आर्टिकल कभी नहीं आ सकता, ये कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है? नेक्स्ट बात है,
अब यहाँ एक छोटी सी टर्म है, यहाँ एक छोटी सी टर्म है डिटर्मिनर्स, उसको और देख लेते हैं, उसको और देख लेते हैं। कुछ नहीं है बच्चे, जैसे होता है ना वेले लोग कुछ कुछ सोचते रहते हैं कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर ले कि हमारा भी नाम हो जाए। तो ऐसे कुछ वेले ग्रामेरियंस थे, ऐसे कुछ वेले ग्रामेरियंस थे। अगर कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 95% लोग कहेंगे जी 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। अब कुछ वेले लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो बना के चले गए, अगर इसी को मानते रहेंगे तो हमारा कैसे हिस्ट्री में नाम आएगा। फिर उन्होंने क्या करा, कुछ नई नई टर्म बनानी शुरू कर दी। रोज बैठ के एक नई टर्म बनाते थे। ठीक है। उन्होंने क्या कहा, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो एडजेक्टिव है ना, इनको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक को तो बोल देंगे डिटर्मिनर्स और एक को बोल देंगे नॉर्मल एडजेक्टिव्स। ठीक। ऐसे जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया ना, उनके लिए अलग नाम रख देंगे, क्वांटिफायर बुलाएंगे कल से इनको। मेरी बात आ रही है समझ में? कुछ नहीं है, ये कुछ वेले लोगों की हरकत है। हम जैसे पढ़ते थे, हम जिनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते थे, आगे भी कोर्स में पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते थे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही कहेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही कहेंगे। ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो, हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी आगाह किया कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई अलग से किसी किताब से थ्योरी पढ़ने की, अलग से किसी किताब को से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, आज नहीं पढ़ाने लगा हूँ, 10 साल हो गए मुझे इसी लाइन में घिसते हुए। मैंने ये सारी किताब, सारे पेपर चार्ट रखे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब मैंने समेट रखा है इस कोर्स के अंदर। ठीक। लेकिन फिर भी कई बार मान लो कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो कहीं और उसकी एक्सप्लेनेशन में वर्ड लिख रखा है डिटर्मिनर, फिर तुम कहोगे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं। क्लियर हो गया? देखने की, समझने की कोशिश करो जरा एक बार। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि एडजेक्टिव को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है। एक को डिटर्मिनर कह देंगे और एक को नॉर्मल एडजेक्टिव कह देंगे। इन्होंने कैसे वो रेखा खींची, कैसे 2 पार्ट में बांटा? इन्होंने कहा कि भैया जिनकी तुलना हो सकती है, जिनकी तुलना हो सकती है उनको तो एडजेक्टिव ही कह लेंगे, और जिनकी नहीं हो सकती, जो नॉन ग्रेडेबल है, ग्रेडेबल माने तुलना हो सकती है, नॉन ग्रेडेबल जिनकी नहीं हो सकती, उनको डिटर्मिनर कह लेंगे। जैसे जैसे रिच रिचर रिचेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ये तो किसके अंडर में ले लिए इन्होंने भी? इनको तो एडजेक्टिव रहने देते हैं। यानी बेसिकली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को तो इन्होंने क्वालिटेटिव में छोड़ दिया, मतलब एडजेक्टिव में छोड़ दिया। और जिनकी डिग्री नहीं चलती, अब मुझे बताओ, माई की कोई डिग्री चलती है? माई, माइयर, माइएस्ट, ऐसा कुछ चलता है? डेमोन्स्ट्रेटिव वाले दिस की कोई डिग्री चलती है? दिस, दिसर, दिसेस्ट, ऐसा कुछ? या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की ईच, ईचर, ईचेस्ट, ऐसा कुछ चलता है क्या? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि क्वालिटेटिव वालों को तो एडजेक्टिव के अंदर में ही छोड़ देंगे और इन वालों को डिटर्मिनर कह देंगे। और एक काम करते हैं, आर्टिकल भी तो नाउन के लिए आते हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। आर्टिकल को वैसे पुराने ग्रामेरियंस ने कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दिया नहीं था। पुराने ग्रामेरियंस ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को अलग से कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मानते थे आर्टिकल एक टाइप के एडजेक्टिव ही होते हैं। अगर कोई बंदा कहता है अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, तो इनडायरेक्टली कह रहा है 1 बॉय इज वेटिंग आउटसाइड। तो आर्टिकल को पुराने ग्रामेरियंस ने भी कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया था, उनका मानना ही था ये एडजेक्टिव ही तो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, 1 की भी डिग्री नहीं चल, ये ए एन दा की भी डिग्री नहीं चलती, तो इनको भी डिटर्मिनर में पुट कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, प्योर 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 वेल्लापंथी है बस, कि कोई ना कोई नई नई टर्म बना दें बिना मतलब कि डिटर्मिनर, क्वांटिफायर, इंटेंसिफायर, रोज नए नए वर्ड लिखने हैं बैठ बैठ के और बच्चों करना दिमाग खराब। प्योर टाइम की खराबी और कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने बोर्ड पे इस वर्ड को इसलिए लिख रहा हूँ, कभी जीवन में आप कहीं कोई एक्सप्लेनेशन देखें और वहां ये वर्ड लिखा हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे लिखा होता है कि इनमें से कौन सा वर्ड इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर कुछ नहीं होते, एक टाइप के एडवर्ब होते हैं। वो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर की, सीडीएस के, एनडीए, एसएससी में नहीं आते ऐसे सवाल, सीडीएस और एनडीए के अंदर। और टीचर वाले जो एग्जाम्स हैं, टीईटी एग्जाम्स हैं, कुछ स्टेट्स में जो टीईटी एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। टेंशन मत लीजिए, वो मैं कराऊंगा जब मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लैरिटी को समझना है, तो बिना मतलब कि ऐसे 50 टर्म बनाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी कोर्स की। ठीक। फिर से देखिए क्या बोला इन्होंने, कहा कि एडजेक्टिव को 2 पार्ट में कर देंगे, जिनकी तुलना हो सकती है उनको एडजेक्टिव ही रहने देते हैं, जिनकी नहीं हो सकती उनको डिटर्मिनर कह लेते हैं।
इनको एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। वेरी रिच, वेरी स्मार्ट कह सकते हो ऐसे। वेरी माई तो नहीं कह पाओगे। इट इज़ माई वेरी कार, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इनके लिए एडवर्ब नहीं आ पाएंगे, इनके लिए एडवर्ब नहीं आ पाएंगे, है ना। मोर माई, दिस इज मोर माई कार, इनके लिए एडवर्ब नहीं आ पाएंगे, इनके लिए आ पाएंगे। ठीक। एक और डिफरेंस इन्होंने निकाला कि ये तो कॉम्प्लीमेंट बना के काम में लिए जा सकते हैं, ये कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, यानी कभी अकेले नहीं आते। यानी देखो इधर देखो, आप ऐसा तो लिख सकते हो ही इज रिच, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव तो अकेला आ सकता है, लेकिन दिस इज माई नहीं लिख सकते। दिस कार इज माई, दिस कार इज माई आप ऐसा नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे आपको माई काट के माइन करना पड़ जाता है। अब ये वाली बात इतना इसमें पचड़े करने की जरूरत क्या थी, तुम सीधा कह देते कि ये एडजेक्टिव कभी अकेले यूज नहीं होते, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अकेला यूज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस बात को तो वैसे भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन उनको भाई चुल थी ग्रामर में अपना नाम दर्ज करवाने की, इसलिए उन्होंने कर लिया। ठीक है जी। तो फिर से बता रहा हूँ, डिटर्मिनर को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली एक वर्ड बना रखा है इन्होंने। एडजेक्टिव को आगे दो पार्ट में बांट लिया। अब इसमें देखो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं लिखे हुए ना, उनके लिए उन्होंने नया वर्ड बना लिया क्वांटिफायर। तो ऐसे कितने वर्ड पढ़ेंगे यार, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जो आसानी से समझी जा सकती हैं, उनके लिए क्यों नई नई टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। और अगर सीडीएस में, एनडीए में या कुछ टीईटी एग्जाम में अगर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी आती है, तो जब अपन वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उनके, तो वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाएगी। अभी उसके चलते कोर्स की क्यों खिचड़ी बनाए। क्लियर हो गया जी। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आगे अपना आ गया, अब आगे अपना आ गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब आगे जी अपना आ गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पजेसिव एडजेक्टिव कह रहे हो तो अपन ने पढ़े थे। पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन कैरियर अपन ने पढ़े थे, हाँ के ना। ये तो पहले करा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा सेंटेंसेस है नहीं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सेंटेंसेस आपको दिखेंगे नहीं, एक ही सेंटेंस दिखेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में प्रोनाउन में बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। एक बार इसको अपने आप करके दिखाना, एक बार इसको अपने आप में करके दिखाना। आसान था। माई माइन डॉग इज मच स्ट्रॉन्गर देन योर्स, मेरा जो डॉग है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे वाले से, मेरा जो डॉग है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे वाले से। अब डॉग क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इज आपका लिंकिंग वर्ब बन गया। स्ट्रॉन्गर आपका एडजेक्टिव बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। मच इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाली एडवर्ब डिग्री बन गई। देन आपका कंजंक्शन है। योर्स आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, जिसका मतलब है योर डॉग, और आगे इज वर्ब अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे आपको पता है कि डॉग नाउन पर पोजेशन बनाने का काम पजेसिव प्रोनाउन थोड़ी पजेसिव एडजेक्टिव करेंगे, इसलिए यहाँ पर माई नहीं, इसकी जगह पे माई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। बोलो जी, क्लियर हो गया। और ऐसे ही अगर यहाँ पे योर लिखा होता तो योर्स करना पड़ जाता। इस टाइप के 50 एरो तो अपन ने प्रोनाउन चैप्टर के अंदर देख रखे हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है भाग के जाओ, गोली की रफ्तार से जाओ, वापस आओ, फिर इनको डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, चलें जी आगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े अपन ने, दिस दैट दीज, दिस कार, दैट बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज, दीज चेयर्स, दोज चेयर्स, दिस गर्ल, दैट गर्ल, पढ़े अपन ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इस पे जो एरर बनते हैं, इस पे जो एरर बनते हैं उसको सही मायने में तो मुझे नाउन का एरर कहना चाहिए। इसको यूज करके इसके बेस पर जो सवाल बनाए जाते हैं वो सही मायने में एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है नहीं, वो नाउन चैप्टर का एरर है। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, ये जो कैटल है, ये जो मवेशी हैं, ये मिस्टर यादव के हैं जो कि वेल नोन पर्सन है हमारे गांव के। ये जो न्यूज़ है बिल्कुल बेसलेस है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, जब मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैटल किसी एक गाय एक भैंस के लिए नहीं लगता। एक ही गाय है तो काओ नहीं कह दोगे, एक ही भैंस है तो बफलो नहीं कह दोगे, मेरी बात समझ रहे हो। ये कैटल वर्ड भले ही इसमें एस ई एस नहीं लगा हो, जैसे एक चिल्ड्रन वर्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, उसमें एस तो लगा नहीं हुआ, लेकिन चिल्ड्रन आपको पता है ना प्लूरल है। तो ऐसे ही मैं आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि कैटल अपने आप में भैया प्लूरल है, और अगर प्लूरल है जैसे बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है, तो बॉयज से पहले दिस आएगा कि दीज आएगा, बताओ। बॉयज से पहले दिस आएगा कि दीज आएगा? ऑब्वियसली सर बॉयज प्लूरल है तो दीज आएगा, हाँ के ना। भले इसमें एस नहीं लगा हुआ तो, लेकिन ये है तो अपने आप में प्लूरल, तो इसमें इसमें इस बार दिस नहीं, किसका यूज करना पड़ेगा आपको? दीज का यूज करना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी यहाँ पे बिलोंग्स नहीं बिलोंग आएगा। नाउन में ऐसे एस लगाने से प्लूरल होता है, वर्ब में ऐसे एस लगाने से सिंगुलर हो जाती है। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, ये इसमें एरर था। अब खुद सोचो इसको मैं किस चैप्टर का एरर कहूँ, क्या मैं इसको एडजेक्टिव का एरर कहूँ? चेंजेस भले ही मैंने एडजेक्टिव और वर्ब में किए हैं, लेकिन मैंने किए किसके बेस पे? नाउन के बेस पे किए हैं, तो कायदे से ये नाउन चैप्टर के एरर्स हैं। लेकिन चलो यहाँ भी बता दिए, वहाँ भी बता देंगे। ऐसे इसको देखो, जब नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा भले ही इसमें न्यूज़ के लास्ट में एस लगा हुआ है, एस को देख के ऐसे में सोचना प्लूरल है, एक है तो भी न्यूज़, 50 है तो भी न्यूज़। ये न्यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एक टाइप का। न्यूज़ के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अगर बहुत सारी न्यूज़ कहना है तो पीसेज ऑफ न्यूज़ करके फिर प्लूरल करना पड़ता है, वरना अगर अकेला न्यूज़ लिखोगे तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिस नहीं क्या लिखना पड़ेगा, मतलब दीज नहीं क्या लिखना पड़ेगा, दिस लिखना पड़ेगा। और वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर लगानी पड़ेगी। बोलो जी, क्लियर हो गया जी? हाँ जी। आ जाइए अब जरा इस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बोली थी, ये जो वर्ड है ईच ईदर नीदर, ईच ईदर नीदर, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ईच ईदर नीदर ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, हाँ के ना। लेकिन ये जो वर्ड है और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। अब इस बात पे सवाल कैसे बनते हैं? ये दो एरर हैं, दोनों में अलग अलग टाइप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार आप अपने आप ट्राई करो, खुद से करने का मजा ही अलग है। एक बार आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं, करो ट्राई। और ये सेंटेंसेस यार अब तो ब्रेक करने लग गए होगे तुम, कि अभी अभी भी ये मतलब मेरे से ब्रेक कराओगे? सब्जेक्ट हो गया भाई, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, साथ साथ कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये वेल नोन जो है, वेल इसके लिए एडवर्ब है, नोन पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, पर्सन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, विलेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसमें ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, बेसलेस एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब और ये मेन वर्ब। अब बच्चे थोड़ी सी हाथों से मेहंदी झाड़ो, 15-20 क्लास होने को ही करो खुद थोड़ा मोटा, है ना। पेपर में मैं थोड़ी जाऊंगा तुम्हारे साथ, इन दोनों को करके दिखाइए।
हाँ जी, जो फर्स्ट है वो तो सिंपल सी इस बात पर बेस्ड है कि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है, एवरी कोई प्रोनाउन नाउन नहीं होता कि वो सब्जेक्ट बन पाए। ऑफ प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप इस एवरी को सब्जेक्ट बनाना चाहते थे, आप इस एवरी शब्द को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, लेकिन एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ जाएगा, आपको यहाँ पर ईच लिखना पड़ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये भी है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव हटा रहे हो तो दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लो। ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह से काम कर सकता है। क्लियर हो गया। नीचे वाला जो सेंटेंस है वो इस बात पर बेस्ड है कि ईच जब प्रोनाउन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे बनता है। लेकिन ईच जब एडजेक्टिव बनेगा तो उसके जस्ट बाद नाउन आएगा, और ऑब्वियस बात है जब ईच एक एक करके बात करता है तो नाउन सिंगुलर लिखना पड़ेगा इस बार। प्रोनाउन में तो क्या था, ऑफ प्रीपोजिशन थी जो सिलेक्शन को दिखाती थी, इसलिए अगला नाउन प्लूरल हो गया था। लेकिन अगर ईच को एडजेक्टिव के रूप में काम में लोगे तो सिंगुलर में आएगी चीजें। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया। और ये हु से लेकर यहाँ तक का, हु से लेकर यहाँ तक का ये क्या बना, एडजेक्टिवल क्लॉज बना। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन है, सारी बातें अब हो चुकी हैं। ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब, ये मेन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें अब आपको आ गई। बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर आएगी। और ये पैसिव में लिखा गया है, हाँ कि ना। ये किस में लिखा गया है, पैसिव में लिखा गया है। बाय द प्रिंसिपल, बाय द कॉलेज, वो चीज़ आप इसने अंडरस्टूड मान ली, नहीं लिखी। हर एक लड़का जिसने वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था, वर्कशॉप अटेंड नहीं करी थी, फाइन किया गया उसको। ठीक है, प्रिंसिपल के द्वारा किया गया, कॉलेज के द्वारा किया गया, स्कूल के द्वारा किया गया, कंपनी के द्वारा किया गया, वो इसने लिखना जरूरी नहीं समझा। बाय प्लस में वो डूअर लिखा होता तो ठीक, ना लिखा होता तो ठीक। बोलिए जी, क्लियर हो गया। सर यहाँ पे एवरी की बजाय आपने ईच लगाया, सर ऐसा लिख सकते हैं, एवरी वन ऑफ दी स्टूडेंट्स बिल्कुल लिख सकते हो, एवरीबडी ऑफ दी स्टूडेंट्स बिल्कुल लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये सबसे छोटा है, सबसे कंसाइज है, इसलिए बेस्ट है। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो क्लासेस में जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था उस टाइम पे जब बच्चों से पूछता था, है ना, या मैं आपसे पूछूं कमेंट पढ़ूं, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इस बात का मुझे जवाब देते हैं, लिटल माने थोड़ा, अ लिटल माने थोड़ा सा और ज़्यादा, और द लिटल माने उससे ज़्यादा, है कि ना। अब मान लो कि लिटल लगता है जैसे अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कि लिटल, अ लिटल, द लिटल, लिटल आता है अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये आते हैं काउंटेबल के लिए, तो पता होगा ना सबको। पानी है उसके लिए लिटल लगेगा, किताबें उसके लिए फ्यू लगेगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, ऐसे ही अगर मैं कहूँ जैसे अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, राइस हो गया, तो इनके लिए लिटल लगेगा, लिटल शुगर, लिटल राइस, लिटल टी, लिटल मिल्क, लिटल वाटर, इस टाइप से। लेकिन काउंटेबल चीज़ें, फ्यू बुक्स, फ्यू चेयर्स, फ्यू टेबल्स, हाँ कि ना, फ्यू कार्स, इनके लिए फ्यू लगेगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटल, जैसे बच्चे कहते हैं लिटल माने थोड़ा, लिटल माने थोड़ा और ज़्यादा, तो एक बॉटल में कितना पानी होना चाहिए कि मैं कहूँ कि लिटल वाटर है, कितना पानी होना चाहिए कि आ लिटल वाटर है, और कितना पानी होना चाहिए कि द लिटल वाटर। मेरा सवाल समझ में आया। बच्चों से जब मैं पूछता हूँ लिटल, आ लिटल, द लिटल में क्या फ़र्क है, तो बच्चे मुझे इस बात का ये जवाब देते हैं कि सर लिटल माने क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा, अ लिटल माने थोड़ा सा और ज़्यादा, द लिटल माने थोड़ा और ज़्यादा। बच्चे अक्सर ये जवाब देते हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि मान लीजिए एक बॉटल है, मान लीजिए ये एक बॉटल है, इसमें ये मान लो 1 लीटर की बॉटल है या 5 लीटर की बॉटल है, इसमें कितना पानी होगा तब आप लिटल वर्ड यूज करोगे, कितना पानी होगा जब आप अ लिटल वर्ड यूज करोगे, और कितने पानी पर द लिटल यूज करोगे, बताओ जरा मुझे एक बार।
हाँ जी सर, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है। सर ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, तो इसका मतलब फिर उसको डिफाइन कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा क्या कहना है? फिक्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा? लो मैं बताता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, कि क्वांटिटी से इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है सामने वाले के इंटेंशन पे कि वो उस क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। हो सकता है मान लो अब जैसे हमारे घर पे चावल कम ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते। अगर हम 5 किलो चावल ले आए तो शायद हो सकता है 5-6 महीने वो चल जाएं बड़े हमारे आराम से। ठीक है, तो 5 किलो चावल पड़े तो हमारी नज़र में तो बहुत चावल है, खूब चावल पड़े हैं। लेकिन अगर जहाँ पे चावल बहुत खाया जाता है, बिहार में, बंगाल में, साउथ में बहुत चावल खाया जाता है, उनके घर में 5 किलो चावल होंगे तो वहाँ पे औरतें क्या बोलेंगी? जी नाक के बराबर चावल पड़े हैं। मेरी बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? तो ये तो बोलने वाले के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है ना। और यहीं अगर मैं चावल पैकिंग की मिल में चला जाऊं, अगर मैं चावल पैकिंग की मिल में चला जाऊं भाई, तो उस केस में तो अगर मैं चावल पैकिंग की मिल में चला गया तो उस केस में वहां तो झाड़ू मारोगे तो 20 किलो चावल निकल आएंगे। तो वहां अगर 50 किलो भी चावल बचे हुए हैं तो क्या कहेगा? ना के बराबर चावल बचे हुए हैं। मेरी बात आई समझ? तो किसी के लिए 50 किलो भी ना के बराबर हो सकते हैं, किसी के लिए 5 किलो भी बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए 50 ग्राम भी बहुत हो सकते हैं। मेरी बात आई समझ? तो कोई ऐसा फिक्स क्वांटिटी का मतलब नहीं कि 5 किलो पे ये लगाओगे, 10 किलो पे ये लगाओगे, 15 किलो पे लगाओगे ना। बोलने वाले के पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बॉटल है, ठीक है, अब इसमें पानी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक भरा है पानी, इस लेवल तक, ठीक है। मान लीजिए कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप सब मेरे सामने बैठे हो। क्या हुआ, एक लड़का आया, कहता सर गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, नीचे वाटर कूलर में भी पानी नहीं आ रहा, प्लीज़ पानी दे दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट इन दिस बॉटल, देर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट इन दिस बॉटल, सो आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। इस बोतल में ना के बराबर ही पानी बचा है, इस बोतल में ना के बराबर ही पानी बचा है, तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। लिटल का हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस देने के लिए, लिटल का हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस देने के लिए, लिटल का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस देने के लिए। जब हमें ना के बराबर वाला मीनिंग देना होता है, जब हमें कहना होता है ना के बराबर, तब हम लिटल का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अच्छा, अब सिनेरियो नंबर 2, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आ गई, थोड़ी देर बाद एक लड़की आ गई, है ना। अब वो समझ रहे हो, आते ही एक्चुअली सर इट्स वेरी हॉट इन देयर, यू नो, एंड देर इज़ नो वाटर इन द वाटर कूलर ऑल्सो, सो सर विल यू बी एबल टू हेल्प मी प्लीज़। पानी तो उतना ही है, पानी तो उतना ही है, लेकिन यहाँ में पिघल गया, है ना, नीयत बदल गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यस देर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन दिस बॉटल, इस बॉटल में कुछ पानी बचा है, इस बॉटल में कुछ पानी बचा है, पी लो, हैव इट। पानी उतना ही है। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि पानी की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, 50 ml, 100 ml, 150 ml, उससे मतलब नहीं है। बोलने वाला उस क्वांटिटी को किस वे में रिप्रेजेंट करना चाहता है, उससे मतलब है। तो अ लिटिल कब यूज करते हैं, जब हम उस क्वांटिटी, तो देखो थोड़ी रहेगी, क्वांटिटी तो थोड़ी ही है, लेकिन थोड़े को भी पॉजिटिव और नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना यार। अब वही बात है कि पानी का गिलास है, एक तो मैं कह सकता हूँ हाँ इस गिलास में थोड़ा पानी है, और एक मैं कह सकता हूँ इस गिलास में ना के बराबर पानी है। पानी बराबर है, लेकिन नजरिए का फर्क है। ठीक, अब मान लो उस लड़की ने वो पानी पी लिया, अब एक और लड़की आ गई, उसने फिर से पानी मांगा। मैंने कहा भैया जो थोड़ा मोटा जितना भी पानी था वो तो वो पी गई, द लिटल वाटर दैट आई हैड, जो थोड़ा मोटा पानी मेरे पास था वो तो मैंने उसको दे दिया। द लिटल लगाते हो जब थोड़ी मोटी जितनी भी क्वांटिटी थी उस सारी को रिप्रेजेंट करना हो, द लिटल तब लगाते हो जब थोड़ी मोटी जितनी भी क्वांटिटी थी उस सारी को ही रिप्रेजेंट करना हो। अब आ जाओ इस पे, सेम बात फ्यू अ फ्यू द फ्यू के लिए, सेम बात फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के लिए। मान लो एक लड़का आया मेरे पास, उसने कहा सर आपके पास कुछ किताबें पड़ी होंगी वो दे दो, प्रैक्टिस कर लूँगा मैं। मैंने कहा भैया मेरे पास तो ना के बराबर किताबें हैं, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास तो ना के बराबर किताबें हैं, सो आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। ऐसे कहना तो फ्यू लगा दिया, ठीक। अब मान लो मेरे चाचा का लड़का आ गया है, या मेरा बड़ा खास दोस्त आ गया, अब उसको क्या करो, हाँ मेरे पास थोड़ी मोटी किताबें, आई हैव अ फ्यू बुक्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स,
यू कैन टेक देम। थोड़ी मोटी किताबें हैं, तो किताबें सेम है, मैं यही बता रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट हाउ अ पर्सन इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, कि उस क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करना चाहते हो। समझ आया? द फ्यू कब लगाऊंगा भैया? तो जो थोड़ी मोटी किताबें मेरे पास थी वो तो मैंने मोहन को दे दी। द फ्यू बुक्स आई हैड वर गिवन टू रोहन। जो थोड़ी मोटी किताबें मेरे पास थी वो तो रोहन को दे दी गई थी। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। लिटल मतलब ना के बराबर, अ लिटल माने क्वांटिटी उतनी है, थोड़ा। ये नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में पूरी क्वांटिटी, नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस पूरी क्वांटिटी, ऐसे ये चलता है जी। अब इसके बेस पे कुछ सवाल है, पहले आप ट्राई करके दिखा दो मुझे इनको करना। आराम से पढ़ो, मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द वे यू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। आराम से तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो, तीनों के मीनिंग निकाल लो, और फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। करो ट्राई। हाँ जी, आ जाइए। अमन फील्स वेरी लोनली एज ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स इन जयपुर। अमन बड़ा लोनली फील करता है। पहले तो एक बार जल्दी से मीनिंग से देख लें कि साथ साथ तोड़ भी दें, साथ साथ ही कर लेते हैं। चलो, अमन सब्जेक्ट है, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया फील लिंकिंग वर्ब होती है। प्रोनाउन की लास्ट क्लास में बताया ना, फील लिंकिंग वर्ब होती है। अमन कैसा फील करता है? लोनली फील करता है, ये एडजेक्टिव है बच्चे। एल वाई को देख के पिघल मत जाना, एल वाई को देख के एडवर्ब मत कर देना। लोनली पर्सन, लोनली पर्सन, हाँ कि ना, एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके लास्ट में एल वाई आता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होते हैं। याद कराऊं एक आध, एक बिल्कुल आसान। ही बॉट अ कॉस्टली हाउस। क्या होता है कॉस्टली? कॉस्टली हाउस, कॉस्टली कार, कॉस्टली बैग, क्या होता है कॉस्टली? एडजेक्टिव होता है। तो एल वाई को देख के पिघल मत जाना। हाँ, जनरली एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं लेकिन पत्थर की लकीर नहीं है। एडवर्ब चैप्टर में दुनिया जान के पढ़ाऊंगा, मैनली, वुमेनली, गॉडली, लाइवली, लोनली, डेडली, माइजरली, निगर्डली, दुनिया जहान के लिखवाऊंगा ऐसे एल वाई वाले वर्ड जो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होते हैं। तो अभी के लिए आप समझ पा रहे हो कि अमन लोनली फील करता है। लिंकिंग वर्ब चेक करने का दूसरा तरीका इज पुट करो यहाँ, अमन इज वेरी लोनली। अमन बहुत अकेला है, सही बैठ रहा है, तो यहाँ पे यानी क्या? लोनली एडजेक्टिव है। समझ आ गया? वेरी क्या हो गया जी? एडवर्ब हो गया, डिग्री वाला वो तो आपको पता ही है। अमन बहुत लोनली फील करता है क्योंकि, एज यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि मतलब है, ही सब्जेक्ट है, हैज़ आपका मेन वर्ब है, फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट है। लिंकिंग वर्ब मत कर देना इसको, ही और फ्रेंड्स एक नहीं है, कहीं लिंकिंग वर्ब टाप दो इन प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अमन लोनली फील करता है क्योंकि उसके कुछ दोस्त हैं। ऑफ यू तो पॉजिटिव सेंस होती है। अमन लोनली फील करता है क्योंकि उसके कुछ दोस्त हैं। अरे लोनली फील करता है, नेगेटिव बात करनी है तो ना के बराबर दोस्त करो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए कट जाएगा, ये फ्यू इसके लिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ना के बराबर दोस्त कहना था। इस पे आ जाइए। दे स्टोल अ लिटिल मनी दैट ही हैज़ सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। प्रोनाउन चैप्टर का सेंटेंस है, बिल्कुल डिट्टो सेम। उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जो थे वो चुरा लिए। उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जो थे वो चुरा लिए। कुछ याद आ रहा है?
रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, पजेसिव एडजेक्टिव, मैरिज क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, हिज क्या बन गया, पजेसिव केस में लिखा गया नाउन हो गया। ये सारी बातें याद आई हैं, तो पहले पढ़ा चुका हूं मैं। अब ऐसे कौन से चोर होते हैं भैया जो, अच्छा उन्होंने थोड़े पैसे चुरा लिए, छोड़ के जाता कोई चोर कि जितने होते हैं सारे लेके जाते हैं। और ये दैट से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एम्फोसिस आया होगा, और एम्फोसिस कैसे आएगा, द लिटिल लिखने से। कॉमन सेंस भी कह रही है कि जितने थोड़े मोटे जितने भी थे वो सारे के सारे चोरी किए जाएंगे, और दैट से पता चल रहा है यहाँ पे द लिटिल आएगा। और ये जो द लिटिल है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, हाँ कि ना। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर लिटल तो आपने अभी बोला अनकाउंटेबल के लिए आता है, मनी के लिए लिटल कैसे आ गया, नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। देखो आप ना थोड़ा सा अभी हल्का सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कॉइन का कॉइन्स कर सकते हो, कॉइन कॉइन्स, रुपी रुपीज, डॉलर डॉलर्स, इनको आप गिन सकते हो, इनको आप गिन सकते हो। कभी मनी का मनीज देखा आज तक आपने, सब कुछ मनी के अंडर में आता है, डॉलर हो, येन हो, टका हो, रुपी हो, सब मनी के अंडर में आता है। चाहे वो नोट हो चाहे वो कॉइन्स हो, सब मनी के अंडर में आता है। ये अपने आप में कुछ नहीं होता, ये बस उनको रेफर करने वाला एक वर्ड है। नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा जो एडवांस बालक होंगे, जब वो डिक्शनरी में टाइप करेंगे फिर उनको मनीज दिख जाएगा, फिर वो कहेंगे तल आपने तो बोला था मनीद नहीं होता। तो जो ज़्यादा एडवांस बालक है उनके लिए बता दूं, जहाँ पे मनीज लिखा होगा उसके ब्रैकेट में थोड़ा आंख खोल के देखना, ग्रीन कलर से लिखा मिलेगा लॉ। कि लॉ की लैंग्वेज में लॉयर वगैरह कोर्ट में पेश करते समय मनी का मनीज कर सकते हैं, नॉर्मल लिटरेचर में मनी का मनीज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह से ट्रीट होता है, ठीक है। नॉर्मल अपनी जो लिटरेचर है, बोलचाल की भाषा है जो आप लिखित में यूज करते हो, उसमें मनी का मनीज नहीं होगा। लॉयर वगैरह लॉ के केस में यूज कर सकते हैं, वरना मनी का मनीज नहीं होगा। ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके साथ फ्यू नहीं लिटल लगता है। नेक्स्ट पे जाइए। आई डोंट नीड मोर बुक्स, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड मोर बुक्स, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है। इस बार मोर क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा कि एडवर्ब बनेगा, मोर एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है। इस बार क्या बनेगा, इस बार बुक्स के लिए आया है, बुक्स के लिए आया तो एडजेक्टिव बनेगा। मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही दे रखी हैं, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही दे रखी हैं कुछ किताबें। अब वंस का मतलब यहाँ पे बुक्स है, वंस का मतलब यहाँ पे बुक्स है, वंस में कोई गलती मत कर देना, वंस का मतलब यहाँ पे बुक्स है। मुझे और किताबों की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही दे रखी हैं कुछ किताबें। अब अगर आपको याद हो तो गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कुछ याद है, गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये वंस तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और मी था आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात आपको याद होगी। अब मुझे और किताबों की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे भाई ने दे रखी मुझे कुछ किताबें कि ना के बराबर किताबें, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ किताबें भाई ने पहले ही दे रखी हैं तो और की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको अ फ्यू लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब काफी बच्चों के माइंड में ये डाउट आ सकता है, सर यहाँ द फ्यू लिख सकते हैं, सर यहाँ पे द फ्यू लिख सकते हैं, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने हो सकता है जितनी भाई के पास थी सर उसने सारी दे दी हो मुझे, तो द फ्यू बुक्स लिख सकते हैं, यानी द फ्यू वंस लिख सकते हैं। नहीं बच्चे, द फ्यू द लिटल तभी यूज करना जब आगे दैट लगा के क्लॉज दे रखा हो। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता आई डोंट नीड मोर बुक्स बिकॉज माई ब्रदर हैज ऑलरेडी गिवन मी द फ्यू बुक्स या द फ्यू वंस दैट ही यूज्ड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, दैट ही स्टडीड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, जो उसने पढ़ी थी उसकी तैयारी के समय। अगर यहाँ दैट लगा के आगे क्लॉज होता तो ही मैं यहाँ पे द फ्यू लगाता। 4 मार्क करके नोट कर लीजिएगा नोट्स में कि द लिटल द फ्यू तभी यूज करते हैं जब आगे दैट लगा के क्लॉज दे रखा हो, वरना फ्यू ऑफ फ्यू में से मीनिंग के अनुसार एक चूज करा जाता है। क्लियर हो गया, हाँ जी। इसके साथ अपना एडजेक्टिव लेक्चर 1 होता है जी खत्म।